हम आज बात करेंगे इकोलॉजी में जो टर्म यूज होते हैं उसका बाकी बचा हुआ भाग। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बायोमास। तो बायोमास क्या है? मास ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप इज कॉल्ड बायोमास। या सरल शब्दों में अपन समझना चाहें तो इस प्रकार समझें कि कोई प्लांट और एनिमल है। प्लांट और एनिमल के पूरी बॉडी से पानी की मात्रा को अपन निकाल दें, ठीक है, सनलाइट या विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उसके वाटर को अपन निकाल दें या सुखा दें, ड्राई कर दें, तो जो उसका मास होगा उसे कहेंगे बायोमास। क्लियर हुई बात ना? अब अपन बात करें फूड चेन। फूड चेन में अपन देखें कि कल हमने बात किया था इकोसिस्टम की संरचना। तो इकोसिस्टम की संरचना में प्रोड्यूसर थे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर थे, ठीक है। तो आपने देखा था कि प्रोड्यूसर या ग्रीन प्लांट को खाने वाले जो सजीव हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी को टर्सरी, और टर्सरी की मृत्यु के पश्चात डिकम्पोजर उसकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। अर्थात आप देख रहे हैं कि जो भोज्य पदार्थ है, ठीक है, वह एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर, दूसरे पोषक स्तर से तीसरे, और तीसरे से चौथे और पांचवें पोषक स्तर में क्रमशः जाता है। इस प्रकार से आपको क्या दिखाई देता है? फूड चेन निर्मित होती है। तो फूड चेन की परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख लें, प्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। प्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड फूड चेन, ठीक है। अब अपन बात करें फूड चेन कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप है उसके, और आपको पता करना है कि कौन कौन से टाइप है, ठीक है। 4 टाइप की है फूड चेन। अपन जब डिटेल पढ़ाएंगे तो उस समय चर्चा करेंगे। एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ समझें आप कि फूड चेन में कितने पोषक स्तर अभी देखने लिए आपने 1 2 3 4 5। टी माने ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकंड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड। तो आपको बताना है कि किसी भी फूड चेन में मिनिमम कितने ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं तथा मैक्सिमम कितने ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि फूड चेन में, किसी भी फूड चेन में मनुष्य का स्थान कहाँ है? T1 में है, T2 में है, T3, T4, T5 कहाँ है? माने प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर है या टर्सरी कंज्यूमर, कहाँ है मनुष्य? दूसरा है क्वेश्चन कि इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीटभक्षी पौधों को किसी पोषक स्तर में फूड चेन में कहाँ स्थान दिया जा सकता है, ठीक है। इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें देना। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। परिभाषा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल एंड इन एन इकोसिस्टम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। तो ये इसकी परिभाषा है, और परिभाषा को अच्छे से आप समझेंगे जब हम उसके 3 प्रकार को बताएंगे। इनके 3 प्रकार हैं। पहला नंबर, फिर 3 इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, संख्या का इकोलॉजिकल पिरामिड, बायोमास का और एनर्जी का। तो इकोलॉजिकल पिरामिड देख लें आप, ये बन गया पिरामिड। इसमें प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक, यदि मैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करूं तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे अधिक क्या होंगे? प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट है। फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, क्रमशः उनकी संख्या कम होती रहती है। अर्थात यह इकोलॉजिकल पिरामिड कैसा है? सीधा। कैसा है? सीधा। और यदि मान लीजिए ऐसा बन जाए तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड क्या कहलाएगा? उल्टा। तो याद रखना, हमेशा इकोलॉजिकल पिरामिड चाहे संख्या का हो, चाहे बायोमास का हो, चाहे एनर्जी का हो, हमेशा सीधा ही होता है। 2 कंडीशन है जहां उल्टा होता है। कैसा? संख्या का पिरामिड याद रखेंगे, एक वृक्ष का, एक सिंगल ट्री का संख्या का पिरामिड कैसा होता है? याद रखें, हमेशा उल्टा। क्योंकि प्रोड्यूसर वहां क्या है? एक होगा। एक पौधा है, मान लीजिए आम का पौधा है, उस आम के पौधे में सोचे कितनी ढेर सारी
प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। पौधा तो एक ही है लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर उससे अधिक होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे अधिक होंगे, टर्सरी कंज्यूमर उससे अधिक होंगे, डिकम्पोजर उससे अधिक होंगे। इसलिए कैसा होगा? उल्टा। सिंगल ट्री का संख्या का इकोलॉजिकल पिरामिड कैसा? उल्टा। बायोमास का भी हमेशा कैसा होगा? सीधा। लेकिन पॉन्ड इकोसिस्टम का, कहाँ का? पॉन्ड इकोसिस्टम का यानी तालाब के इकोसिस्टम का कैसा होगा? बायोमास का उल्टा। क्यों होगा बताओ आप उल्टा? क्योंकि मान लो बायोमास यदि किसका, जितने भी प्रोड्यूसर हैं किसमें, पॉन्ड्स में, उनको यदि उनका बायोमास मतलब उनको सुखा लिया जाए तो उसका बायोमास बहुत कम होगा। इसलिए कैसा होगा? उल्टा। याद रखना, हमेशा पूछा जाता है किस इकोसिस्टम का हमेशा इकोलॉजिकल पिरामिड सीधा होता है, तो किसका होता है? एनर्जी का। एनर्जी का इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा सीधा होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रोड्यूसर के पास सबसे अधिक एनर्जी होगी। प्रोड्यूसर के पास सबसे अधिक एनर्जी होगी। जैसे एनर्जी भोजन के रूप में एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है, हमेशा एनर्जी कम होती जाती है। अर्थात प्रोड्यूसर के पास सबसे एनर्जी अधिक होगी और डिकम्पोजर के पास एनर्जी सबसे कम होगी। इसलिए एनर्जी का इकोलॉजिकल पिरामिड कैसा होता है? हमेशा, बताएं आप? सीधा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं फूड वेव। फूड वेव की परिभाषा लिख लें आप। खाद्य जाल हिंदी में कहते हैं इंटरलॉकिंग ऑफ फूड चेन। इंटरलॉकिंग ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव। इंटरलॉकिंग ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव। ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्टिविटी। हिंदी में कहते हैं उसका उत्पादकता। तो परिभाषा लिख लें, किसी भी प्राणी में अपने द्वारा सेलुलर फूड स्टोरेज को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्लियर ना? यह प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके द्वारा प्रदर्शित होगी? ग्रीन प्लांट अर्थात प्रोड्यूसर के द्वारा जो प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस में होता है। सेकेंडरी होगी कंज्यूमर की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। और ये प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की है, ग्रास और नेट। वो आप सर्च कर लेना, लिख लेना, पढ़ लेना, ग्रास और नेट। ठीक है। अब अपन बात करते हैं पीडोलॉजी। पीडोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सॉइल का अध्ययन करते हैं उसे पीडोलॉजी कहते हैं। अब अपन देखें पीडोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। सॉइल निर्माण की प्रक्रिया को पीडोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपन जाने कि ऐसे पौधे जो कल मैं बात कर रहा था रॉक पर उगते हैं, पत्थर वाले स्थान पर उगते हैं, उसे लिथोफाइट्स कहते हैं। ठीक है। फिर अपन ने बात किया था कि जो बालू में उगती है पौधे, बालू में उगने वाले पौधे सैमोफाइट्स कहलाते हैं। इसके अलावा खारे पानी पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं हीलियोफाइट्स कहलाते हैं। क्या? हीलियोफाइट्स। और बर्फ में उगने वाले पौधे कहलाते हैं क्रायोफाइट्स कहलाते हैं। क्लियर ना? अब एक बात करें आपसे कि जो राख की चट्टानों की दरारों में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, ये तुम्हें बताना है। किसकी? राख की दरारों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, ये तुम्हें बताना है। अब हमने बात किया था पीडोजेनेसिस क्या हुई, जल्दी बताएं आप मुझे। पीडोजेनेसिस कहलाएगा सॉइल निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है। फिर एक बात बताऊं आपको, तुम्हें बताना है एलुवियल सॉइल क्या है, एलुवियल सॉइल क्या है, रेसिडुअल सॉइल क्या है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है और कोलिवियल सॉइल क्या है। कौन सी? एलुवियल, रेसिडुअल, ट्रांसपोर्टेड और कोलिवियल सॉइल क्या है। फिर अपन डिटेल में यूनिट 5th के प्रत्येक लेसन की चर्चा करेंगे।